Hello everyone and good morning my dear students. I am Nandini ma'am. So today I am discussing your subject is pharmacology and topic is peptic ulcer treatment. So students आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट के बारे में और सब्जेक्ट हमारा है फार्माकोलॉजी और आज हम डिस्कस करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में. सो लेट गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है पेप्टिक अल्सर. हम कहेंगे किसे पेप्टिक अल्सर आर एरियाज ऑफ द डीजनरेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा एक्सपोज टू एसिड पेप्टिक सिक्रेशन. क्या होता है कि जब हमारे पेट में हमारे स्टमक में HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है और डिपोजिशन भी होने लगता है तो साथ ही साथ क्या होती है जो आसपास की हमारी म्यूकोसल होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा होती है वहाँ पे जो म्यूकोसा धीरे धीरे वहाँ के टिश्यूज वहाँ की सेल धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं और वो हमें जाके अल्सर का कॉज कर देती हैं हमारे बॉडी में जिसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर यानी कि पेप्टिक सिक्रेशन एसिड सिक्रेशन जो हमारी बॉडी में हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाता है और उसके कारण जो हमारे आसपास की म्यूकोसा है वॉल है टिश्यूज हैं वहाँ पे जो प्रेजेंट है वो खराब होने लगते हैं उनमें नेक्रोसिस होने लगती है. The term peptic ulcer is describe a condition in which there is a discontinuity of entire thickness of the gastric or duodenal mucosa and persists to the gastric juices. जो हमारा टर्म है पेप्टिक अल्सर उसको हमने कैसे डिस्क्राइब किया कि वो कंडीशन जब हमारी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है देखो आपका जो पता है स्टमक ड्यूडेनम जोजिनम इन पार्ट में डिवाइड होता है उसको हमने 3 तरीके से डिवाइड किया है 3 पार्ट में. तो जब हमारे ड्यूडेनल पार्ट की म्यूकोसा में सिक्रीशन बढ़ जाए गैस्ट्रिक जूसेस डिपॉजिट होने लगे और वही डिपोजिशन जब लॉन्ग टाइम तक चलता रहे हम उनका ट्रीटमेंट ना कर पाए तो वो आसपास की जो हमारी म्यूकोसल वॉल है टिश्यूज़ हैं सेल हैं वो डैमेज होने लगती हैं और वहाँ पे कॉज होता है पेप्टिक अल्सर. तो जो हमारा टर्म अराइज हुआ है पेप्टिक अल्सर वो हमें इसी से मिला हुआ है. द पेप्टिक अल्सर यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज द डिस्पेप्सिया कंडीशन. जो हमारा पेप्टिक अल्सर है उसे हम यूजुअली क्या बोलते हैं डिस्पेप्सिया की कंडीशन उसको हम बोलते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर. अब आपको पता है कोई भी डिजीज होती है हम उसको किस बिहाफ के कैटेगराइज करते हैं. एक तो हमारी जो एक्यूट कंडीशन मतलब कि किसी भी डिजीज की प्राइमरी स्टेज होती है जिसे हम ड्रग्स मेडिसिन दे करके या कुछ हल्के जो हैं चीज़ों को यूज़ करके हम मतलब इजीली तरीके से डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं तो वो हमारी एक्यूट कंडीशन होती है. और उसी कंडीशन जब वही हमारी एक्यूट कंडीशन को हमने ट्रीट नहीं किया समय पे इलाज नहीं किया तो क्या होता है कि चीज़ें बढ़ते बढ़ते एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है तो उसे हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज. तो हमारा अल्सर भी उसी तरीके से 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया. एक एक्यूट मतलब जो उसकी प्राइमरी स्टेज होती है एक्यूट या फिर स्ट्रेस अल्सर जिसे बोलते हैं जिसमें मल्टीपल या फिर स्मॉल म्यूकोसल इरोजन होने लगता है. इरोजन का मतलब समझते हैं जहाँ पे हमारे एसिड का प्रोडक्शन हो रहा था वहाँ पे डिपॉजिट होने लगा ड्यूडेनल पार्ट पे और वहाँ की जो आसपास की सेल थी या म्यूकोसल वॉल थी वो धीरे धीरे खराब होने लगी डैमेज होने लगी या फिर वो सेल हमारी सड़ने लगी उनमें नेक्रोसिस हो गया. तो ये थी हमारी एक्यूट स्टेज जिसको हम विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन बहुत ही कम समय में ज़्यादा किसी एक लॉस के हम ठीक कर सकते हैं. लेकिन अगर हमने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया और जो हमारी डिजीज़ थी वो कंटिन्यू रही हमारी बॉडी में तो उसने अपना इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ा लिया और हमें एक सीवियर कंडीशन देखने को मिल गई जिसे हम क्रोनिक अल्सर बोलते हैं जो कि फिर हमारे क्या करती है जो उसका एरिया था इन्फेक्शन का वो बढ़ जाएगा और जो टिश्यूज हमारे खराब हो रहे थे डैमेज हो रहे थे अब वो कम्प्लीटली एकदम डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे. तो गैस्ट्रिक या फिर ड्यूडेनल अल्सर ऐसे अल्सर को बोलते हैं जो कि पूरे ड्यूडेनल पार्ट को फिर इफेक्ट कर देता है. एटियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो हमारा पेप्टिक अल्सर की एटियोलॉजी क्या होती है. अकर्स ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन द एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर. हमारी बॉडी में जो भी एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर्स होते हैं जब उसके बीच में इम्बैलेंस कॉज हो जाता है तब हमें पेप्टिक अल्सर की जो डिजीज है वो देखने को मिलती है. इटियोलॉजी जो हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं अब वो क्या क्या हो सकते हैं वही फैक्टर्स हमारे एक्यूट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एक्यूट की कंडीशन को जब हम समय पे ट्रीट नहीं करते हैं तो वो हमारे क्रॉनिक अल्सर का रूप ले लेते हैं जाके.
कोई भी हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, फिजियोलॉजिकल कोई भी स्ट्रेस है, कोई शॉक की कंडीशन है, सीवियर कोई ट्रॉमा हो गया जिस वजह से भी हो सकता है, ड्रग्स एंड लोकल इरिटेंट्स अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं किसी भी ड्रग को तो ये भी हो सकता है, या फिर कॉजिंग सिंड्रोम भी एक ऐसा रीज़न है जो कि हमारे पेप्टिक अल्सर को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रॉनिक अल्सर डिजीज अब क्या है, ये तो हमारे एक्यूट के थे रिस्पॉन्सिबल। अब इन कंडीशन को हमने ध्यान नहीं दिया तो यही फैक्टर्स हमारे आगे बढ़ जाते हैं और हमारे क्रोनिक का रूप लेते हैं, और क्रोनिक अल्सर कॉज करने के कुछ और भी डिफरेंट रीजंस होते हैं तो हम उनको देखते हैं। मल्टी फैक्टोरल द मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर द एच पाइलोरी इन्फेक्शन। आपको पता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि हमारी बॉडी में जा करके इन्फेक्शन कॉज करता है, हमारी म्यूकोसल सेल पे इफेक्ट करता है जिसके कारण हमारी सेल डैमेज होने लगती हैं, और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तो ये क्रोनिक अल्सर का रूप ले लेता है। इसके बाद एसिड पेप्सिन सिक्रीशन, हमारी बॉडी में हायर एसिडिटी का सिक्रीशन होने लगता है। एसिडिटी का सिक्रीशन मतलब एसिडिटी बढ़ जाती है और HCl का सिक्रीशन होने लगता है। म्यूकस सिक्रीशन अगर बढ़ जाए या फिर गैस्ट्राइटिस की कंडीशन हो जाए और कोई भी ऐसा लोकल इरिटेंट्स अगर हम जाने अनजाने यूज कर रहे हैं तो वो भी हमारी बॉडी में जा करके अल्सर की कंडीशन को कॉज कर देगा, या फिर कोई डाइटरी फैक्टर्स ऐसा हम ले रहे हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में अल्सर की जो कंडीशन है वो कॉज हो रही है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर एंड हार्मोनल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेप्टिक अल्सर को कॉज करने के लिए, और कुछ मिसलेनियस ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी में जा करके अल्सर को कॉज कर देती हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, रेडिएशन भी हो सकता है, कीमोथेरेपी के कारण भी, क्योंकि कीमोथेरेपी में हम अपनी मल्टी ड्रग थेरेपी का यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यूज़ करते हैं। अब ये केमिकल हमारी बॉडी में जा करके डिपॉजिट हो जाते हैं जिसके कारण हमारा एसिड का या ट्रिप्सिन का या पेप्सिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा और हमारी बॉडी में अल्सर की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। या फिर वैस्कुलर इनसफिशियंसी किसी तरीके की हो जाए, या कोई भी हमने अल्कोहलिक या सिगरेट या स्मोकिंग ऐसा कोई फैक्टर है वो भी हमारी बॉडी में जा करके अल्सर को कॉज कर देता है, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहलिक ऐसे फैक्टर हैं जो कि अल्सर की कंडीशन को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा हमारा एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्रोनिक सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, हाइपर एसिडिटी की कंडीशन भी हो सकता है, और जो म्यूकोसल लेयर में इरोजन होने लगता है वो हमारा होता है पेप्टिक अल्सर, और जिसको हम बोल देते हैं पेप्टिक अल्सर। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। आज हमने पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट के पार्ट 1 में डिस्कस किया और नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे अपने पार्ट 2 में। सो थैंक यू क्लास।